हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे जावा का फर्स्ट प्रोग्राम और समझेंगे। आज जावा को रन करके देखेंगे और हम समझेंगे जावा प्रोग्राम कैसे रन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जावा का एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे। जावा प्रोग्राम हम अपने सिस्टम में कैसे सेटअप करेंगे, जावा एनवायरनमेंट कैसे सेटअप करेंगे और जावा प्रोग्राम को रन कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं जावा प्रोग्राम को कैसे हम रन करेंगे। तो देखिए, हमें अपने सिस्टम में कुछ जावा को प्रोग्राम को रन करने के लिए कुछ डाउनलोड करना पड़ता है, कुछ हमें सिस्टम एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ता है। तो क्या करना पड़ता है, देखिए वो करना पड़ता है, हमें कुछ एनवायरनमेंट चाहिए होता है ताकि हम जावा प्रोग्राम को रन कर सके। तो क्या चाहिए होता है जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए, क्या चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए जावा वर्चुअल मशीन। क्या चाहिए हमें? जावा वर्चुअल मशीन। अभी क्या होता है, देखिए जेवीएम, जेवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? जावा वर्चुअल मशीन। ये कोई फिजिकल मशीन नहीं है, ये एक वर्चुअल मशीन है। ये क्या है? एक वर्चुअल मशीन, कोई फिजिकल मशीन नहीं है। ये क्या करता है, देखिए, इट प्रोवाइड्स अ रन टाइम एनवायरनमेंट टू एग्जीक्यूट अ जावा प्रोग्राम्स। एक रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ताकि हम जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सके। इसका ये क्या क्या काम करता है, देखिए जावा जेवीएम, जेवीएम क्या क्या काम करता है, देखिए ये बाइट कोड को लोड करता है। हमने पिछले वीडियो में हमने समझा था जावा प्रोग्राम कैसे रन होता है। पहले हम क्या लिखते हैं, हम जो जावा कोड लिखते हैं वो क्या होता है, ह्यूमन रीडेबल होता है। फिर हम उसे कंपाइल करते हैं, तो कंपाइल करने के बाद वो किस में चेंज हो जाता है, बाइट कोड में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? बाइट कोड में। बाइट कोड में से फिर मशीन कोड में कन्वर्ट कौन करता है? जेवीएम करता है। कौन करता है? जेवीएम। जेवीएम क्या है? एक ऐसा मशीन है जो हमने जो बाइट कोड जनरेट किया है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। जेवीएम जो होता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, यानी विंडो के लिए जेवीएम कुछ और होगा, लिनक्स के लिए कुछ और होगा, मैक के लिए कुछ और होगा। जेवीएम क्या है? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। यही बाइट कोड को क्या करता है? मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। और क्या करता है? वेरीफाइज बाइट कोड सिक्योरिटी, बाइट कोड सिक्योरिटी को वेरीफाई करता है। कन्वर्ट्स बाइट कोड टू मशीन कोड, बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम जेवीएम का होता है। एंड एग्जीक्यूट्स द प्रोग्राम, और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का भी काम किसका होता है? जेवीएम का होता है। देखिए, जेवीएम डज नॉट अंडरस्टैंड जावा सोर्स कोड। क्या होता है, देखिए जेवीएम जो है सोर्स कोड को नहीं समझता, यानी हमने जो प्रोग्राम लिखा है वो जेवीएम नहीं समझता। तो हमने जो प्रोग्राम लिखा है उसे कौन समझता है? उसे कंपाइलर समझता है। कंपाइलर फिर उसे चेंज कर देता है किसमें? बाइट कोड में। इसी बाइट कोड को कौन समझता है? जेवीएम समझता है। जेवीएम क्या समझता है? बाइट कोड को समझता है। ये ध्यान रखना है, जेवीएम जो है बाइट कोड को समझता है, हमारे सोर्स कोड को नहीं समझता। जेवीएम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जेवीएम हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग होगा। यानी विंडो के लिए अगर वो जेवीएम है तो वो लिनक्स में नहीं चलेगा, लिनक्स के लिए अगर जेवीएम बना है तो वो विंडो में नहीं चलेगा। यानी जेवीएम जो है क्या है? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। बिकॉज ऑफ जेवीएम जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अभी क्या है, देखिए जेवीएम की मदद से, जेवीएम क्या है? विंडो में कुछ और होगा, लिनक्स में कुछ और होगा, मैक में कुछ और जेवीएम होगा। तो जेवीएम क्या है? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। इसी जेवीएम के कारण हम जो जावा कोड लिखते हैं वो क्या हो जाता है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाता है। यानी मैं जो सोर्स कोड लिखूंगा उसे मैं कन्वर्ट कर दूंगा बाइट कोड में। किस में कन्वर्ट कर दूंगा? बाइट कोड में। बाइट कोड को कौन समझ जाता है? जेवीएम समझता है, चाहे किसी भी मशीन पर हो, जेवीएम समझ जाता है किसको? बाइट कोड को। तो बाइट कोड को कौन समझता है? जेवीएम। और जेवीएम समझ गया तो क्या कर देगा? वो लिनक्स में भी कर सकता है, वो लिनक्स में भी एग्जीक्यूट कर देगा, विंडो में भी एग्जीक्यूट कर देगा, एंड मैक में भी एग्जीक्यूट कर देगा। यानी हमने जो जावा प्रोग्राम लिखा, सोर्स कोड में लिखा, सोर्स कोड हमने जो लिखा उसे मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें? बाइट कोड में। अब इस बाइट कोड को मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकता हूं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कर सकता हूं, और उसे रन करने का काम कौन करेगा? जेवीएम करेगा। क्यों? क्योंकि बाइट कोड क्या होगा? बाइट कोड को समझेगा पहले जेवीएम, और जेवीएम फिर उसे मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। अगर लिनक्स पर हम रन कर रहे हैं, अगर हमने इस बाइट कोड को लिनक्स पर एग्जीक्यूट किया तो क्या होगा? जेवीएम लिनक्स के मशीन के हिसाब से मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। और बाइट कोड को अगर हम विंडो में रन कर रहे हैं तो विंडो का जेवीएम क्या करेगा? उसे मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। तो बाइट कोड को कौन समझता है? जेवीएम समझता है। और इसी जेवीएम के कारण हमारा जावा क्या बन जाता है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो जेवीएम जब तक हमारे सिस्टम में नहीं होगा तब तक हम जावा प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हमें जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए और क्या चाहिए, देखिए और चाहिए हमें जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। क्या चाहिए? जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। अब ये क्या करता है, देखिए
JRD stands for Java Runtime Environment. JRD is required to run Java application. Java application को रन करने के लिए हमें क्या चाहिए? JRD का आवश्यकता होता है। अच्छा, JRD क्या काम करता है? देखिए, JRD के अंदर ही Java Runtime Environment के अंदर ही क्या होता है? JVM होता है। क्या होता है? JVM। और क्या होता है JRD के अंदर? JRD के अंदर कोड जावा क्लास लाइब्रेरी, हम कुछ क्लासेस का यूज करते हैं जो पहले से जावा ने बना करके रखा हुआ है। वो क्लासेस सारा किसके अंदर होता है? JRD के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? JRD के अंदर। तो JRD क्या करेगा? JRD के अंदर क्या होगा? JVM किसके अंदर रहेगा? JRD के अंदर। और क्या रहेगा JRD के अंदर? प्री डिफाइंड क्लासेज, पहले से कोड क्लासेज जो है वो JRD के अंदर होता है ताकि हम उसे यूज कर सकें। और सपोर्टिंग फाइल, जो सपोर्टिंग फाइल्स होते हैं जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए, वो भी किसके अंदर होते हैं? JRD के अंदर होते हैं। किसके अंदर होता है? JRD के अंदर। तो JVM क्या करेगा? जावा बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन JVM किसके अंदर होता है? JVM होता है JRE के अंदर। किसके अंदर? JRE के अंदर। देखिए, JRD कैन नॉट कंपाइल द, एक बात ध्यान रखना है, JRD कंपाइल नहीं करेगा जावा के सोर्स कोड को कंपाइल नहीं करेगा। ये सिर्फ हमें कुछ प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? JVM एंड कुछ प्रीडिफाइंड लाइब्रेरीज, प्रीडिफाइंड क्लासेज हमें प्रोवाइड करता है। JRD का सिर्फ यही काम होता है। इसके अंदर क्या होता है? JRD क्या करेगा? हमें प्रोवाइड करेगा JVM और कुछ कोड क्लासेज हमें प्रोवाइड करेगा, और कुछ काम JRD का नहीं होता। फिर आता है JDK। JDK क्या होता है? देखिए, इसी JDK के अंदर हमें क्या मिलेगा? JRE मिलेगा एंड कंपाइलर मिलेगा एंड JVM मिलेगा। देखिए, JDK का फुल फॉर्म क्या है? जावा डेवलपमेंट किट। ये एक किट है, किसके लिए? प्रोग्रामर्स के लिए, यानी जो कोड लिखते हैं उसके लिए एक किट है जिसका नाम क्या है? जावा डेवलपमेंट किट। क्या नाम है? जावा डेवलपमेंट किट। इसके अंदर क्या होता है? देखिए, JDK इज रिक्वायर्ड टू डेवलप जावा एप्लीकेशन। जावा एप्लीकेशन को हमें डेवलप करने के लिए क्या चाहिए होता है? JDK चाहिए होता है। ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा? JDK हमें क्या प्रोवाइड करेगा? JDK हमें प्रोवाइड करेगा JRE। कौन प्रोवाइड करेगा? किसको प्रोवाइड करेगा? JRE। और क्या रहेगा JDK के अंदर? और रहेगा जावा का कंपाइलर। क्या रहेगा? जावा का कंपाइलर। जावा का कंपाइलर हमें किसके अंदर मिलेगा? JDK के अंदर। किसके अंदर? JDK के अंदर। और क्या मिलेगा JDK के अंदर? डिबगर मिलेगा एंड कुछ डेवलपमेंट टूल्स मिलेंगे। तो JDK क्या है? JDK एक जावा एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए एक किट है जिसके अंदर क्या होता है? JRE होता है, जावा कंपाइलर होता है, डिबगर होता है एंड डेवलपमेंट टूल्स होते हैं। और JRE के अंदर क्या होता है? JRE के अंदर होता है JVM एंड कुछ प्रीडिफाइंड लाइब्रेरीज होते हैं। और JVM के अंदर क्या होता है? JVM एक मशीन है जो क्या करता है? वर्चुअल मशीन है जो क्या करता है? हमारे बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो व्हाट JDK डज? कन्वर्ट्स जावा सोर्स कोड इनटू बाइट कोड। JDK क्या करेगा? हमने जो सोर्स कोड लिखा है उसे बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। हेल्प्स इन राइटिंग, कंपाइलिंग एंड डिबगिंग जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए, राइट करने के लिए एंड डिबग करने के लिए हमें JDK की आवश्यकता होती है। इफ यू आर अ जावा लर्नर और डेवलपर, JDK इज मैंडेटरी। अगर हमें जावा डेवलपर बनना है तो हमें क्या सीखना पड़े? हमारे पास क्या होना चाहिए? JDK होना चाहिए। बिना JDK के हम जावा प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना है। जब तक हमारे पास JDK नहीं है तब तक हम जावा प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते। क्यों? जब तक हमारे पास JDK नहीं है तब तक हम जावा प्रोग्राम को डेवलप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डेवलप करने के लिए क्या चाहिए? कंपाइलर चाहिए, जो किसके अंदर होता है? JDK के अंदर होता है। तो JDK क्या करेगा? हमारे सोर्स कोड को कंपाइल करके किस में कन्वर्ट कर देगा? बाइट कोड में। अब बाइट कोड फिर कहां चला जाएगा? JRE में। कहां चला जाएगा? JRE में, जिसमें क्या होता है? प्री डिफाइंड क्लासेज होते हैं एंड लाइब्रेरीज होते हैं और JVM होता है। और JVM उस बाइट कोड को क्या करेगा? उस बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। तो देखिए, एक रिलेशनशिप समझते हैं JDK, JRE एंड JVM में। क्या है? देखिए, JDK के अंदर हमें क्या मिलेगा? JRE मिलेगा। किसके क्या मिलेगा? JRE। और JRE के अंदर क्या मिलेगा? JVM। क्या मिलेगा? JVM। और JVM क्या करता है? JVM हमारे बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। और JRE क्या करता है? JRE हमें कुछ लाइब्रेरीज, पहले से जो प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज है वो हमें प्रोवाइड करता है। एंड JDK क्या है? JDK हमें कंपाइलर प्रोवाइड करता है ताकि हम सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर सके। एंड कुछ डेवलपमेंट टूल्स भी हमें देता है। कौन? JDK। कौन देता है? JDK। अब हम इन JDK को डाउनलोड करेंगे और समझेंगे अपने जावा प्रोग्राम को रन कैसे करते हैं। हमें जावा प्रोग्राम को, जावा एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए क्या चाहिए? JDK चाहिए। बिना JDK के हम जावा का प्रोग्राम डेवलप नहीं कर सकते। तो हमें क्या डाउनलोड करना पड़ेगा? JDK डाउनलोड करना पड़ेगा। तो JDK डाउनलोड करने के लिए क्या करेंगे? हम ब्राउजर ओपन कर लेंगे और JDK डाउनलोड करता हूं। यहां पर मैं लिखूंगा JDK डाउनलोड। यहाँ फर्स्ट लिंक आ रहा है जावा डाउनलोड्स। जावा डाउनलोड्स पर मैं क्लिक करूंगा
और यहाँ देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, हमें किसके लिए करना है, लिनक्स के लिए करना है तो लिनक्स के लिए करेंगे, मैक के लिए करना है तो मैक के लिए करेंगे, विंडोज के लिए करना है तो हम विंडोज करने के लिए करेंगे। विंडोज के लिए मैं .exe फाइल डाउनलोड कर लूंगा, इस पर मैं क्लिक करूंगा और डाउनलोड कर लूंगा। .msi भी कर सकते हैं लेकिन मैं .exe करूंगा, इस पर मैं क्लिक करके डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ये डाउनलोड मैं स्टार्ट कर लेता हूं, यहाँ पर ये डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। ये मैंने डाउनलोड पर क्लिक कर दिया, ये डाउनलोड हो रहा है। मैं इसे ओपन कर लेता हूं। इसे इंस्टॉल करने में कुछ नहीं, सिर्फ डबल क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करते जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करते जाएंगे, क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करते जाएंगे और इंस्टॉल हो जाएगा। मैं नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करता हूं और इंस्टॉल कर लेता हूं। ये हमारा जेडीके इंस्टॉल हो चुका है, मैं इसे क्लोज कर देता हूं। अच्छा, जेडीके इंस्टॉल हो चुका है, कैसे हम वेरीफाई करेंगे, हम सीएमडी ओपन करेंगे। क्या ओपन करेंगे, सीएमडी ओपन कर लेते हैं। सीएमडी ओपन करेंगे और यहां लिखेंगे जावा --- वर्जन। अगर ये वर्जन दिखा देता है तो क्या होगा, हमारे में जेडीके डाउनलोड हो चुका है। ये मैं एंटर करता हूं, यानी कि जेडीके डाउनलोड हो चुका है। वर्जन दिखा दिया जावा 25.0.2, यानी जेडीके डाउनलोड हो चुका है। जेडीके हमारा डाउनलोड हो चुका है। अच्छा, जेडीके डाउनलोड हो गया तो इसमें हमें क्या मिला, कुछ डेवलपमेंट टूल्स मिले हैं एंड कंपाइलर मिले हैं, और क्या मिला है, JRE मिला है। क्या मिला है, JRE। लेकिन हमें IDE भी तो चाहिए होता है। IDE क्या होता है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए IDE। IDE क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें हमें क्या पता है, लिखते हैं, जिसमें हम कोड लिखते हैं। कुछ हमें चाहिए जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जावा का कोड लिख सके। तो क्या है, वो हम ज्यादातर जावा के लिए क्या यूज होता है, एक्लिप्स यूज होता है। क्या यूज होता है, एक्लिप्स। तो मैं हम एक्लिप्स भी यूज कर सकते हैं, या अभी सबसे पॉपुलर कौन सा IDE चल रहा है, इंटेलिजे। हम इंटेलिजे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं ब्राउजर ओपन कर लूंगा, यहां पर इंटेलिजे डाउनलोड करूंगा, इंटेलिजे यहां पर एंटर कर दूंगा और फर्स्ट जो लिंक मिल रहा है उस पर मैं क्लिक कर दूंगा और डाउनलोड पर क्लिक कर दूंगा, डाउनलोड पर क्लिक कर दूंगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटेलिजे डाउनलोड हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, डाउनलोड फॉर विंडो OS के लिए मैं डाउनलोड कर लूंगा, डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इंस्टॉल हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करके हमें इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने में कुछ नहीं होता, हमें सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना होता है। इसके बाद क्या करेंगे, हम इंटेलिजे यहाँ पर सर्च करेंगे और ओपन कर लेंगे। इंटेलिजे ऐसा ओपन होगा, देखिए ऐसा ओपन होगा, क्या करेंगे, हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। देखिए इंटेलिजे ऐसा दिखाई देगा, हम क्या करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देंगे। हमें पहले से कोई प्रोजेक्ट हमने बना रखा है, उसे ओपन करना हो तो क्या करेंगे, ओपन प्रोजेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, ओपन। लेकिन हमें क्या करना है, अभी न्यू प्रोजेक्ट बनाना है। मैं अभी न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करूंगा। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, जावा पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर पाथ सेलेक्ट करेंगे। हमें जावा का फाइल कहां पर बनाना है, हमें जावा का फाइल कहां पर बनाना है, यहां पर पाथ सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं पाथ सेलेक्ट कर लेता हूं, डे वन स्लैश मैं कर देता हूं बेसिक्स डे 1 कर देता हूं मैं, और इसका नाम देता हूं मैं बेसिक्स ऑफ जावा। ओके, और यहाँ पर इंटेलिजे, अभी यहाँ पर देखिए इंटेलिजे पर खड़े रहने देना है। बिल्ड सिस्टम में हमें माविन या ग्रेडल सेलेक्ट नहीं करना है। ये माविन और ग्रेडल हम एडवांस में देखेंगे क्या होता है। अभी हम इंटेलिजे पर क्लिक करेंगे और क्रिएट पर क्लिक कर देंगे, प्रोजेक्ट क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर जावा क्लिक करना है, यहाँ पर और कुछ कॉटलिन, माविन, स्प्रिंग बूट ये सब अभी नहीं देखना है। अभी हमें क्या देखना है, जावा पर क्लिक करना है और यहाँ पर पाथ सेलेक्ट कर लेना है, हमें कहाँ पर सेव करना है, एंड यहाँ इंटेलिजे क्रिएट करने के बाद क्या करना है, क्रिएट पर क्लिक कर देना है। ये मैंने क्रिएट पर क्लिक कर दिया, तो क्या हो जाएगा, एक प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। प्रोजेक्ट बनकर जैसे ही तैयार होगा, देखिए इसमें पहले से ही एक फाइल बनकर आया है जिसका नाम है main.java। अब हम एक एक करके समझेंगे क्या होता है ये। पहले मैं इन सब कोड को हटा देता हूँ यहाँ पर, और इनको भी हटा देता हूँ, और इसको मैं डिलीट भी कर देता हूँ। मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ, डिलीट। ओके, सब कुछ मैंने डिलीट कर दिया। अब क्या करना है, प्रोजेक्ट के SRC फोल्डर में, यहां पर ध्यान देना है, SRC फोल्डर में हमें एक फाइल बनाना है। SRC फोल्डर में क्यों, क्योंकि सोर्स फोल्डर में ही
हमें बैकएंड का सारा काम करना होता है। हम क्या करेंगे, एसआरसी फोल्डर में फाइल बनाएंगे, या हम बाहर भी बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर है कि हम किसके अंदर बनाएं, सोर्स फोल्डर के अंदर बनाएं। हम बाहर भी वैसे बना सकते हैं। अभी मैं बना रहा हूं सोर्स फोल्डर के अंदर। इस पर मैं राइट क्लिक करूंगा, न्यू पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर जावा क्लास पर क्लिक करेंगे। किस पर क्लिक करेंगे, जावा क्लास। इस पर मैं क्लिक करूंगा, जावा क्लास, और यहाँ पर एक क्लास का नाम दे देता हूं, जिसका मैं नाम देता हूं अभी मेन डॉट जावा। क्या देता हूं, मेन डॉट जावा, और एंटर कर दूंगा। तो एक क्लास बन करके तैयार हो चुका है। अब हम कोड लिखते हैं और समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ जावा कोड। हम जावा का स्ट्रक्चर समझेंगे। देखिए हमें कैसे जावा का कोड लिखना होता है। हमने ध्यान से देना है, हमने क्या बनाया है, एक फाइल बनाया है जिसका नाम क्या है, डॉट जावा। यानी इसमें हम क्या लिखेंगे, जावा का कोड लिखेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, सोर्स कोड। क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे इसे, सोर्स कोड। तो हम इसमें जावा का कोड लिखेंगे। अब देखिए जावा का कोड के क्या स्ट्रक्चर होता है। देखिए जावा का कोड लिखने का एक स्ट्रक्चर, प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है, उसे हमें फॉलो करना पड़ता है। तो देखिए कैसे कैसे लिखते हैं, पहले मैं लिख लेता हूँ, इसके बाद समझाऊंगा। यहाँ पर हमें लिखना होता है पब्लिक, और यहां पर लिखना होता है हमें क्लास, और यहां पर हमने जो फाइल का नाम दिया है, पहले मैं लिख लेता हूं, इसका समझाता हूं, मेन। अब देखिए हम इसे समझते हैं अब एक एक करके। देखिए ये हमने कोड लिख दिया है। अब इसे रन करने के लिए क्या करेंगे, रन करने के लिए या तो हम रन पर क्लिक कर देंगे, या रन पर क्लिक कर देंगे, या कंट्रोल के साथ F5 प्रेस कर देंगे। मैं अभी रन कर लेता हूं, इसके बाद समझाता हूं। रन कर देता हूं मैं यहाँ पर। तो नीचे देखिए एक टर्मिनल ओपन होता है, और इसमें हमने जो कोड लिखा है, कोड में हमने प्रिंट करने के लिए बोला है हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दो। तो यहाँ पर क्या हो गया, हेलो वर्ल्ड यहाँ पर प्रिंट हो गया। अब हम इस स्ट्रक्चर को समझते हैं, हमने जो लिखा है इसका मतलब क्या है। देखिए एक एक करके हम एक एक चीज को समझेंगे। यहाँ पर ये हमने कोड लिखा है, अब इसे एक एक करके समझते हैं, हमने जो कोड लिखा है इसका मतलब क्या है। ठीक है, हम एक एक करके समझते हैं। देखिए हमने जो लिखा है उससे पहले क्या है, पब्लिक लिखा है। क्या लिखा है, पब्लिक। पब्लिक क्या है, पब्लिक एक एक्सेस आइडेंटिफायर है, जो क्या बता रहा है कि ये जो हमने क्लास बनाया है इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, किसी दूसरे फाइल से भी हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पब्लिक कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड, पब्लिक कीवर्ड। ये क्या है, एक्सेस मॉडिफायर, जो क्या बताएगा कि हम इसे कहीं से भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने लिखा है क्लास। क्या लिखा है, क्लास। अब ये क्या है, तो इस क्लास का मतलब है, ये क्लास कीवर्ड का क्या मतलब है, क्लास कीवर्ड मींस हम क्लास बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, क्लास बना रहे हैं। क्लास का मतलब क्या होता है, क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है। ये हम आगे समझेंगे ऊप्स कॉन्सेप्ट में कि क्लास क्या होता है। क्लास हम बना रहे होंगे तब क्या हमें क्या लिखना पड़ेगा, हम क्लास कीवर्ड लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, क्लास कीवर्ड। उसके बाद हमने लिखा है मेन। क्या लिखा है, मेन क्या है यहाँ पर, मेन है क्लास का नेम। क्या है, क्लास का नेम। मेन क्या है यहाँ पर, क्लास का नेम। ये बात ध्यान देना है, क्लास का नेम। देखिए क्लास का जो मैंने नेम दिया है सेम वही फाइल के नेम के बराबर है। तो ये ध्यान देना है, जो हमने फाइल का नेम दिया है, क्लास का नेम भी पब्लिक क्लास का नेम वही होना चाहिए। ध्यान देना है, पब्लिक क्लास का नेम क्या होना चाहिए, जो हमने फाइल का नेम दिया है वही पब्लिक क्लास का नेम होना चाहिए। उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम जो लिख रहे हैं वो क्या है, ये इसे हम बोलते हैं मेथड। क्या है ये मेथड है। क्या है ये मेथड है। मेथड कौन सा मेथड है, ये मेन मेथड है। मेन मेथड क्या होता है, फंक्शन को मेथड कहते हैं। फंक्शन मींस मेथड। ये क्या करेगा, देखिए यहां पर हमने फिर से क्या लिखा है, पब्लिक लिखा है। इसका मतलब क्या है, पब्लिक का मतलब क्या है, एक्सेस मॉडिफायर है, यानी इसे कहीं से भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, स्टैटिक। अब स्टैटिक का मतलब क्या है, स्टैटिक मींस हम इस क्लास का बिना ऑब्जेक्ट बनाए इस मेथड का यूज कर सकते हैं। इस मेथड का यूज बिना ऑब्जेक्ट बनाए हम कर सकते हैं। देखिए क्लास कीवर्ड जो हमने यूज किया, इसका मतलब क्या है, क्लास इज रिजर्व्ड कीवर्ड इन जावा। इट इज यूज टू डिफाइन क्लास। क्लास डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए कि ये जो हम बना रहे हैं ये क्या है, क्लास है, उसके लिए क्या यूज करते हैं, क्लास कीवर्ड। क्या यूज करते हैं, क्लास कीवर्ड। तो ये एक बात ध्यान देना, इंपॉर्टेंट रूल है क्लास बनाने का। देखिए एवरी जावा प्रोग्राम मस्ट हैव एटलीस्ट वन क्लास। हर एक जावा प्रोग्राम में एक फाइल में क्या होना चाहिए, एक ही क्लास होना चाहिए। क्लास नेम शुड स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। क्लास नेम जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, ये ध्यान देना है। क्लास नेम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। क्लास नेम शुड मैच द फाइल नेम। जो हमने फाइल का नेम दिया है उसे वही क्लास का नेम होना चाहिए, दूसरा कुछ नेम नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे। पब्लिक कीवर्ड हमने समझा दिया। पब्लिक कीवर्ड का मतलब क्या है, ये एक एक्सेस मॉडिफायर है। क्या है, एक्सेस मॉडिफायर। इट मींस द मेथड इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर। जो मेथड है हम कहीं से भी उसे एक्सेस
कर सकते हैं। ये मेथड हमने क्या बनाया है, पब्लिक बनाया है, यानी किसी दूसरे फाइल से भी हम इस मेथड को कॉल कर सकते हैं, इस मेथड को यूज कर सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, पब्लिक लिखा। उसके बाद हमने क्या लिखा है, स्टैटिक लिखा है। क्या लिखा है, स्टैटिक। इसका मतलब क्या है, देखिए इसे ध्यान से समझना। देखिए स्टैटिक मीन्स द मेथड बिलोंग्स टू द क्लास। स्टैटिक का मतलब क्या है कि ये जो मेथड है ये क्लास से, इस क्लास से बिलोंग कर रहा है। कौन से क्लास से, ये जो हमने क्लास बनाया उस क्लास से बिलोंग कर रहा है। लेकिन अब देखिए इट डज नॉट बिलोंग टू एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करता। हम इस क्लास का क्या बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बाद में हम उप्स कॉन्सेप्ट समझेंगे तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट डीपली समझेंगे। अभी हम सिर्फ समझ लेते हैं हमने जो स्टैटिक मेथड बनाया है, क्या बनाया है, स्टैटिक मेथड। ये क्लास से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, क्लास से रिलेटेड है। ये ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है, ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है। यानी अगर हमने किसी मेथड के आगे स्टैटिक लिख दिया तो हम इस क्लास का बिना ऑब्जेक्ट बनाए ही यूज कर सकते हैं, बिना ऑब्जेक्ट बनाए यूज कर सकते हैं। तो वाई स्टैटिक, अच्छा स्टैटिक हम क्यों बना रहे, देखिए हम इस मेथड को स्टैटिक क्यों बना रहे, देखिए ताकि इसे कौन यूज करेगा, कौन रन करेगा, जेवीएम रन करेगा। कौन रन करेगा, जेवीएम। तो जेवीएम डज नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट, जेवीएम जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता। जेवीएम कॉल्स द मेन मेथड डायरेक्टली यूजिंग द क्लास नेम। जेवीएम क्या करता है, क्लास के नेम के हिसाब से ही क्या कर देता है, मेथड को कॉल कर देता है, ऑब्जेक्ट नहीं बनाता। इसलिए हमने यहां पर क्या लिखा, स्टैटिक लिखा, ताकि बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी हम इस मेथड का यूज कर सके। तो स्टैटिक का मतलब है बिना ऑब्जेक्ट बनाए ही हम और मेथड का यूज कर सकते हैं, उस मेथड का यूज कर सकते हैं। विदाउट स्टैटिक जेवीएम कैन नॉट कॉल द मेथड, बिना स्टैटिक के हम जेवीएम जो है वो मेथड को कॉल नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि जेवीएम को फिर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, लेकिन जेवीएम जो ऑब्जेक्ट नहीं बनाता, वो क्या करता है, सीधा उस मेथड को कॉल कर देता है। तो सीधा उस मेथड को कॉल कर देता है तो हमें आगे क्या लगाना पड़ेगा, स्टैटिक लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, स्टैटिक। दिस इज वाई मेन मस्ट बी स्टैटिक। इसलिए मेन मेथड क्या होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए। अच्छा मेन मेथड स्टैटिक क्यों होना चाहिए, मेन मेथड स्टैटिक इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब भी जेवीएम जो है वो जावा प्रोग्राम को रन करेगा तो हमेशा स्टार्टिंग कहां से करेगा, मेन मेथड से करेगा। कहां से करेगा, मेन मेथड से। हमेशा ये ध्यान देना है, जेवीएम जब भी जावा प्रोग्राम को रन करता है तो वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या ढूंढता है, मेन मेथड ढूंढता है। क्या ढूंढता है, मेन मेथड। ये जो मेथड है, ये जो मेथड, मेन मेथड अगर हमारे प्रोग्राम में होगा तभी उसे वो रन करेगा, वरना रन नहीं कर पाएगा, वरना जेवीएम रन नहीं कर पाएगा। तो क्या होना जरूरी है, मेन मेथड होना जरूरी है। क्यों, क्योंकि ये प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। क्या होता है, एंट्री पॉइंट। क्या होता है, एंट्री पॉइंट। जेवीएम जो है यहीं से पहले, सबसे पहले यहीं से प्रोग्राम को रन करना स्टार्ट करता है। कहां से, मेन मेथड से। कहां से, मेन मेथड से। ओके, उसके बाद यहां पर हमने वॉइड भी लिखा है। वॉइड का मतलब क्या है, देखिए वॉइड का मतलब होता है ये जो मेथड है, ये जो मेथड हमने लिखा है ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, यानी कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ये कुछ भी नहीं बताएगा। ये सिर्फ कि इसमें जो कोड लिखा हुआ उसे सिर्फ रन करेगा, कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो वॉइड का मतलब क्या होता है, वॉइड इज रिटर्न टाइप। इसे ये क्या है, वॉइड क्या है, एक रिटर्न टाइप है। इट मीन्स द मेथड डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। मेन मेथड जो है कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अच्छा मेन मेथड को हम कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा ऐसा क्यों बना रहे हैं, वॉइड क्यों बना रहे हैं, देखिए द मेन मेथड परफॉर्म्स एक्शंस, इट डज नॉट रिटर्न डेटा टू जेवीएम। जेवीएम को ये डेटा रिटर्न नहीं करता, इसलिए हम इसके आगे क्या लगा रहे हैं, वॉइड लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, वॉइड लगा रहे हैं। इसलिए मेन मेथड का रिटर्न टाइप क्या हो गया, वॉइड हो गया। क्यों, क्योंकि मेन मेथड जो है जेवीएम को कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। उसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है सिर्फ उसे वो एग्जीक्यूट करेगा, कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अच्छा मेन मेथड हमने क्यों बनाया, मेन मेथड इसलिए बनाया ताकि, क्योंकि मेन मेथड क्या है, मेन इज अ प्री डिफाइंड मेथड नेम। ये पहले से मेन मेथड का जो नेम है पहले से ही प्री डिफाइन है। ये जो मेन लिखा हुआ है ये हमने, ये पहले से ही प्री डिफाइन है, एक कीवर्ड है। ये क्या हो रखा है, पहले से ही रिजर्व्ड हो रखा है। ये एक पहले से ही प्री डिफाइंड मेथड बना हुआ है, जहां से क्या होता है, हमारा प्रोग्राम रन होता है। जहां से क्या होता है, हमारा प्रोग्राम रन करना स्टार्ट करता है। तो रन करना स्टार्ट कहां से स्टार्ट होता है, मेन मेथड से। कहां से, मेन मेथड से। तो ये ध्यान देना है, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। स्टार्टिंग पॉइंट है मेन मेथड, क्या है, प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो देखिए कुछ पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर, जेवीएम ऑलवेज लुक्स फॉर द मेन मेथड। जेवीएम हमेशा क्या करेगा, पहले मेन मेथड ढूंढेगा। क्यों, क्योंकि जावा प्रोग्राम स्टार्टिंग कहां से होता है, मेन मेथड से होता है। कहां से होता है, मेन मेथड। एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम मेन, एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होता है, मेन से। विदाउट मेन प्रोग्राम कैन नॉट रन, बिना मेन मेथड के
हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा, हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। किसके बिना? बिना मेन मेथड के। उसके बाद हमने लिखा है स्ट्रिंग args। अब इसका मतलब क्या है, ये ध्यान से समझना है, ये ध्यान से समझना है हमने ये क्यों लिखा है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है, हम इस मेथड को कुछ वैल्यू देना चाहते हैं, यूजर कुछ वैल्यू देना चाहता है, इस मेथड को कुछ वैल्यू देना चाहता है, अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू देना चाहता है, तो वैल्यू कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा जो यूजर ने वैल्यू दिया है, तो उसे स्टोर करने के लिए हमने ये लिखा। इसका मतलब क्या है, हम इस मेथड के अंदर स्ट्रिंग डेटा टाइप डाल सकते हैं। स्ट्रिंग मतलब कुछ भी लेटर्स, कुछ भी वर्ड्स, कुछ भी हम टाइप कर सकते हैं, और वो स्टोर कहां हो जाएगा? args वेरिएबल में। कौन से वेरिएबल में? args वेरिएबल में। और यहाँ पर ये एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब होता है एरे। क्या होता है? एरे। एरे का कॉन्सेप्ट हम आगे समझेंगे। एरे, इसका मतलब क्या है? एरे। एरे का मतलब क्या होता है? जिसमें हम एक ही वेरिएबल में बहुत सारे डेटा स्टोर कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एरे बोलते हैं। तो यहाँ args क्या है? वेरिएबल का नेम है, जिसके अंदर यूजर ने प्रोग्राम चलाते वक्त कोई डेटा दिया है, तो कहां स्टोर हो जाएगा? args एरे में स्टोर हो जाएगा। और ये एरे कौन से टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का है। कौन से टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का है। उसके बाद फिर हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, कर्ली ब्रैकेट। अच्छा, हमने यहाँ पर args लिखा है, स्ट्रिंग args। क्या args के अलावा कुछ और दे सकते हैं? वेरिएबल का नाम तो कुछ भी हो सकता है, क्या हम इसके अलावा कुछ और दे सकते हैं? अच्छा, इसके अलावा मैं कुछ और देकर देखता हूं और फिर रन करके देखता हूं कुछ प्रॉब्लम आता है कि नहीं आता है। मैं इसे रन करता हूं, ये मैंने रन किया और ये रन हो गया। ये तो रन हो गया, मैंने सिर्फ ए लिखा तब भी रन हो गया। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूंगा, यहाँ टी लिख देता हूं, तब भी ये रन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने रन किया इसे और ये रन हो जाएगा। देखिए ये रन हो चुका है। तो क्या हो रहा है, ये हमने यहाँ, ये क्या है, लेकिन हम ज्यादातर हम क्या है, args सिखाया था। क्योंकि इसका फुल फॉर्म है आर्ग्यूमेंट। ये जो मेथड में जो भी हम वेरिएबल लेते हैं ताकि यूजर उसमें डेटा टाइप कर सके, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्गुमेंट। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? args लिखते हैं ज्यादातर। ठीक है, और ये क्या है? एरे है। क्या है? एरे। और फिर हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया, फिर हमने क्या कर दिया? system.out.println। ये क्या है? देखिए ये कंसोल में डेटा प्रिंट करने का मेथड है। कंसोल में डेटा प्रिंट करने का मेथड है, जो क्या करता है? कंसोल में डेटा को प्रिंट करेगा। कंसोल में डेटा को क्या करेगा? प्रिंट करेगा। सिस्टम डॉट ऑटो प्रिंटलन क्या करता है? सिस्टम इज अ प्री डिफाइंड क्लास। सिस्टम क्या है? ये एक क्लास का नेम है। ये हम आगे कॉन्सेप्ट समझेंगे क्लास का, तब हम समझेंगे सिस्टम क्या है, क्लास का नेम है। आउट क्या है? एक स्टैटिक आउटपुट स्ट्रीम है, आउटपुट मेथड है। आउट क्या है? एक स्टैटिक आउटपुट मेथड है। उसके बाद फिर क्या है? प्रिंट एलन, जो क्या करेगा? कंसोल में प्रिंट करने का काम करेगा, आउटपुट दिखाने का काम करेगा। क्या करेगा? आउटपुट दिखाने का काम करेगा। और एलन यहां पर लिखा हुआ, एलन मतलब नया लाइन ले लेगा। क्या लेगा? नया लाइन ले लेगा। तो ये पूरा लाइन क्या बता रहा है कि दिस स्टेटमेंट पॉइंट्स टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर कुछ प्रिंट कर दो। इसके बीच में हम जो भी लिखेंगे वो क्या हो जाएगा? कंसोल स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमने सेमीकोलन लगाया। क्या लगाया? सेमीकोलन। ये ध्यान देना है, हर स्टेटमेंट के बाद हमने ये जावा कोड लिखा है। क्या लिखा है? जावा कोड। एक लाइन लिखा है, वो एक लाइन लिखने के बाद हमें इसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं इस पूरे को? स्टेटमेंट। ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट है। हर एक स्टेटमेंट लिखने के बाद हमें क्या बताना पड़ता है कि ये स्टेटमेंट क्लोज हो चुका है। तो ये स्टेटमेंट क्लोज हो चुका है, उसके बताने के लिए क्या करते हैं? सेमीकोलन का यूज करते हैं। तो सेमीकोलन का क्यों यूज करते हैं? ये बताने के लिए कि ये स्टेटमेंट यहां पर खत्म हो चुका है। ओके, अब मैं इसे रन कर रहा हूं, ये डायरेक्ट रन हो जा रहा है। और यहां पर क्या लिखा हुआ आ जा रहा है? हेलो वर्ल्ड। क्या लिखा हुआ आ जा रहा है? हेलो वर्ल्ड। अब ध्यान देना है, हमने जो यहां पर स्ट्रिंग args आर्गुमेंट लिया है, इसके अंदर डेटा कैसे टाइप करेगा यूजर कैसे डेटा टाइप करेगा? तो पहले मैं इसे कंपाइल करता हूं, इस फाइल को कंपाइल करता हूं, क्योंकि हमने समझा था पहले जावा कोड कंपाइल होता है बाइट कोड में। किसमें कन्वर्ट होता है? बाइट कोड में। तो पहले इसको हम बाइट कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। ये कैसे कन्वर्ट होगा? जेडीके के अंदर कंपाइलर था, वो कन्वर्ट करेगा। तो हम टर्मिनल ओपन कर लेंगे। क्या ओपन कर लेंगे? टर्मिनल। हम यहां पर भी टर्मिनल ओपन कर सकते हैं, इंटेलिजे में टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। कैसे ओपन करेंगे? यहां देखिए टर्मिनल का यहां पर ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे और ये टर्मिनल ओपन हो गया। मैं इसे क्लियर कर लेता हूं। अब ध्यान से देखना है हमें क्या करना है। हमें जावा जेडीके को बोलना है कि हमें इस फाइल को बाइट कोड में कन्वर्ट कर दो, यानी कंपाइल कर दो। क्या कर दो?
कंपाइल कर दो। तो पहले मैं अभी इस फोल्डर में हूं, मैं src फोल्डर में जाऊंगा क्योंकि मेरा जो फाइल है किसके अंदर है, src फोल्डर के अंदर है। src cd src के अंदर मैं चला गया। अब इसके अंदर हमारा फाइल पड़ा हुआ है कौन सा, main.java, जिसे मैं कन्वर्ट करूंगा बाइट कोड में। किसमें कन्वर्ट करूंगा, बाइट कोड में। बाइट कोड में कौन कन्वर्ट करेगा, कंपाइलर करेगा। किसका कंपाइलर, जावा का कंपाइलर। और जावा का कंपाइलर कहाँ है, जेडीके के अंदर है। अब देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैं यहाँ पर लिखूंगा जावा सी। जावा सी का मतलब क्या है, यहाँ पर जावा कंपाइलर। अब यहाँ पर स्पेस दूंगा, जावा सी मतलब जावा कंपाइलर। अब यहाँ पर उस फाइल का नाम, जिस फाइल को हम बाइट कोड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ main.java। ये मैंने लिखा। अब देखिए ध्यान से एंटर कर देता हूँ। अभी ध्यान से देखिए यहाँ पर कौन सा, कितने फाइल है, एक फाइल है। उस फाइल का नाम क्या है, main.java। क्या नाम है, main.java। अब मैं इसे रन करता हूं, फिर यहां पर देखिए एक और फाइल बन जाएगा, बाइट कोड। बाइट कोड फाइल बन जाएगा। अब देखिए मैं एंटर करता हूं, मैंने एंटर किया। देखिए यहां पर एक फाइल बन गया जिसका एक्सटेंशन क्या है, डॉट क्लास। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था बाइट कोड का जो एक्सटेंशन है क्या होता है, डॉट क्लास होता है। क्या होता है, डॉट क्लास। तो यहां पर क्या बन गया है, मेन डॉट क्लास, यानी ये बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया, बाइट कोड में कन्वर्ट हो चुका है। तो हमने क्या किया, जावा सी यानी जावा कंपाइलर के द्वारा मेथड को क्या कर दिया, मेन फाइल को क्या कर दिया, मेन क्लास को क्या कर दिया, बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया। अब इस बाइट कोड को मैं शेयर कर सकता हूं किसी भी प्लेटफॉर्म पर, और वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर चल जाएगा। इस फाइल को अगर मैं शेयर करूंगा तो क्या होगा, वो नहीं चलेगा। हमें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने के लिए क्या करना होता है, बाइट कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है, और इस बाइट कोड को हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इससे समझते हैं, ये स्ट्रिंग ARGS, इसे समझते हैं, ठीक है, ओके। स्ट्रिंग ARGS क्या, देखिए मैं यहां पर, अब मैं देखिए क्या प्रिंट करूंगा, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं यहां पर हेलो जावा लिख देता हूं यहां पर। उसके बाद देखिए मैं चाहता हूं यूजर ने जो भी डेटा दिया है प्रोग्राम को रन करते वक्त, ये ध्यान देना, ये कंजोल एप्लीकेशन के लिए ये यूज किया था। ये जो हमने आर्गुमेंट लिया है यहाँ पर स्ट्रिंग ARGS, ये सिर्फ कंजोल एप्लीकेशन के लिए होता है। मैं कंजोल से यूजर से डेटा मांगूंगा कि मुझे डेटा दो, वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, ARGS में। यहाँ पर नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, मैं भी नाम देता हूँ A, तब भी ये चलेगा, ठीक है। मैंने अभी क्या नाम दे दिया, A। अब ध्यान से देखिए मैं क्या प्रिंट करता हूँ, सिस्टम डॉट प्रिंटलन। यहाँ पर देखिए ए के अंदर से, अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। एरे का एक रूल होता है, हमें उसके अंदर का कोई वैल्यू प्रिंट करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। और यहाँ पर कौन से नंबर वाला हमें प्रिंट करना है, फर्स्ट नंबर वाला प्रिंट करना है। तो एरे का जो काउंटिंग स्टार्ट होता है वो होता है 0 से, तो मैं यहाँ पर 0 लेता हूँ, यानी इसका मतलब क्या है, फर्स्ट वैल्यू प्रिंट कर दो। मैं सेकंड और थर्ड भी प्रिंट करवाऊंगा, एक मिनट, सेकंड और एक थर्ड। मैं इसे सेकंड कर देता हूँ और ये थर्ड। 0 मतलब फर्स्ट वाला वैल्यू, 1 मतलब सेकंड वाला वैल्यू, 2 मतलब थर्ड वाला वैल्यू। यानी यूजर से मैं क्या मांगूंगा, कंजोल में वैल्यूज मांगूंगा। कितने वैल्यू मांगूंगा, 3 वैल्यू मांगूंगा। वो कहां स्टोर हो जाएगा, इस A वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, और उस A वैल्यू में से मैंने क्या कर रहा हूं, प्रिंट कर दे रहा हूं। अब मैं दोबारा इसे कंपाइल करूंगा। अब ध्यान से देखिए, हमें यहां से रन करेंगे तो ये यूज नहीं होगा। हम यहां से, अगर हम यहां से रन बटन से इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये जो आर्गुमेंट है, ये इसमें हम वैल्यू नहीं दे पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें इसके अंदर वैल्यू देने के लिए क्या चाहिए, कंजोल चाहिए। जो कंजोल हमें कहां मिलेगा, टर्मिनल के अंदर मिलेगा। तो टर्मिनल के अंदर से मैं जावा को रन करूंगा। पहले मैं इसे कंपाइल करूंगा, जावा सी main.java। जब तक कंपाइल नहीं करेंगे तब तक ये नहीं चलेगा। अच्छा, इससे पहले भी तो मैंने कंपाइल किया था, तो क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने इस फाइल को अब चेंज कर दिया। क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब जितने बार अगर हम चेंजेस करते हैं उतने बार फिर बाइट कोड में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये जो बाइट कोड फाइल बना है, ये पहले वाले जो हमने कोड लिखा हुआ था उस कोड का बाइट कोड बनाया था। हमने दोबारा चेंजेस किया तो दोबारा हमें क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा। तो पहले मैं कंपाइल कर लेता हूं, ये मैंने कंपाइल कर लिया। अब ध्यान से देखिए आर्गुमेंट कहां देना है, यहीं पर इस टर्मिनल में हम आर्गुमेंट का वैल्यू देंगे। देखिए
मैं यहाँ पर लिखा रन करता हूँ। रन करने के लिए क्या करेंगे, जावा लिखेंगे। अब इस बाइट कोड को ध्यान से देखिए, अब इस बाइट कोड को मैं रन करूंगा। ये जो मैंने मेन डॉट क्लास जनरेट किया है, इसे बाइट कोड बोलते हैं। बाइट कोड मैंने जनरेट किया। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा। तो इस प्रोग्राम को रन करने के लिए क्या लिखेंगे, हम जावा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जावा। और यहाँ पर मेन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, मेन। और ये एंटर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या देना है, वैल्यू देना है, जो कहाँ स्टोर होगा, ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो मैं वैल्यू देता हूँ। पहला वैल्यू दूंगा सब्सक्राइब, ये मैंने पहला वैल्यू दे दिया, ठीक है। अब स्पेस दिया, यानी अब सेकंड वैल्यू मैं यहाँ पर देता हूँ, सेकंड वैल्यू लाइक, और फिर स्पेस देता हूँ, यानी अब थर्ड वैल्यू यहाँ पर मैं देता हूँ शेयर। ये मैंने कर दिया। अब एंटर करता हूँ। ध्यान से देखिए, अब एंटर करूंगा तो क्या होगा, ये 3 वैल्यू मैंने दिया यहाँ पर टर्मिनल में दिया, ये कहाँ चला जाएगा, ए के अंदर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ए के अंदर चला जाएगा। और ए के अंदर से मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। तो देखिए प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया, हेलो जावा, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, ये प्रिंट हो गया। अच्छा, फिर से मैं रन करता हूं एक बार, जावा मेन, और यहां पर 3 वैल्यू देना पड़ेगा, हेलो जावा पाइथन। ये मैंने अब रन किया, क्या हो गया, ये प्रिंट हो गया। अच्छा, अब मैं वैल्यू नहीं देता हूं तो क्या होगा, देखिए अब मैं वैल्यू नहीं देता हूं, यहां से वैल्यू नहीं देता हूं तो क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर से मैंने क्या किया है, बोला है कि 0 वाला प्रिंट करो, 1 वाला प्रिंट करो और 2 वाला प्रिंट करो, लेकिन मैं कोई वैल्यू ही नहीं दूंगा। तो 0 वाले पर कोई वैल्यू है ही नहीं, 1 वाले पर कोई वैल्यू है ही नहीं, 2 वाले पर कोई वैल्यू है ही नहीं। यानी ये जो इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, इसके अंदर वैल्यू नहीं है तो क्या है, एडे जो है वो एम्प्टी है, खाली है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम इसे प्रिंट नहीं करवा सकते। अब मैं एंटर करता हूं तो देखिए क्या आ गया, एरर आ गया, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन डॉट जावा डॉट लैंग डॉट एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। क्यों, क्योंकि एरे के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। तो ये ध्यान देना है, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर हालांकि हम जब जावा का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ARGS देना सही है। क्यों, क्योंकि ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बन चुका है। हम क्या दें नाम इसका, ARGS। मेन मेथड के अंदर हमने क्या दे दिया, स्ट्रिंग ARGS दे दिया। तो आई होप आपको जावा प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा।